Hello बच्चों, welcome to you all on Vidya LU. I am Akriti. I am here to teach you all class 10th biology NCERT. So आपके क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. हम इस लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, हम ये लेक्चर, हमारा फर्स्ट लेक्चर है. हम ये लेक्चर जो है पार्ट्स में कवर करेंगे. ये हमारा पार्ट नंबर 1 है. ओके, सो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ. इसका मतलब जो बेसिक फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ. बेसिकली अर्थ पे खुद को जिंदा रखने के लिए जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. और वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खुद के सर्वाइवल के लिए जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस. तो मेनली 4 टाइप्स के लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड हम अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, वही खाना जो हम खाते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन हो गया. रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने फूड को अपनी बॉडी में इनटेक किया, देन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो हमने एनर्जी प्रोड्यूस किया उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. ठीक है, हम इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिटेल में कवर करेंगे. ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिशन को कवर करने वाले हैं. ओके, सो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड. ओके, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो फूड को ऑब्टेन करे, मोर ओवर यूटिलाइज करे. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको न्यूट्रिशन मिल गया. आप खाना खाएं, आपकी बॉडी ने उस खाने को यूटिलाइज किया तभी तो आपको न्यूट्रिशन मिला. सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड. ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं: ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. ओके, सो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे. ऑटो मीन्स सेल्फ. ओके, सेल्फ. ट्रोपिक, ट्रोपिक मीन्स नरिशिंग, नरिशिंग. ओके, सो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या निकल गया था? सेल्फ नरिशिंग. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद से खुद की बॉडी को नरिश करें. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं. ओके, हेटरोट्रोपिक्स क्या होती है? हेट्रो, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रोपिक, ट्रोपिक मीन्स नरिशिंग. ओके, सो हेटरोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? हेटरोट्रोपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से खुद की बॉडी को नहीं नरिश करते हैं, ये प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए या अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of sunlight. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने खुद के फूड को सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस पे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपने बॉडी के अंदर खुद से फूड बनाते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं. वो हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है. जैसे कि हमारा होगा प्लांट, एंड प्लांट के अलावा हमारा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया. ओके, नाउ जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद से अपने बॉडी के अंदर फूड बना लेते हैं. तो अपने बॉडी के अंदर जब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं खुद से फूड बना रहे हैं, तो फिर हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक में ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे कि हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो
खुद के अंदर अपने फूड नहीं बना पा रहे हैं और ऑटोट्रॉपिक्स जो है अपना खुद के अंदर फूड बना पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा ना। तो जो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली उनके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। सो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड जो है अपना बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उनके अंदर, दैट्स वाई वो कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। हेटरोट्रॉपिक में हमारा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाई जाती है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं सनलाइट को यूज करके अपना खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वो सनलाइट का यूज करके फूड नहीं बना सकते, ओके। सो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना चाहिए एंड क्लोरोफिल होना चाहिए, ओके। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? जैसे कि हमारा लीफ है, ये हमारा लीफ है, लीफ के अंदर हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर क्लोरोप्लास्ट में हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है तो जो क्लोरोफिल होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो हियर हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ओके। तो यहाँ पे जब क्लोरोफिल पे लाइट आगे बढ़ती है, लाइट आगे बढ़ती है, देन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो अपना फूड बनाते हैं, ओके। इसके साथ साथ और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो रॉ मटेरियल्स में हमारे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या हमें मिलता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बेसिकली इनका मतलब क्या हुआ, आसान तरीके से समझते हैं, ओके। सो फोटोसिंथेसिस हमारा होता कैसे है? लाइक ये हमारा लीफ है, ये हमारा लीफ हो गया, यहाँ हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल पे हमारी लाइट आके पड़ेगी, लाइट आगे पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों की नीड होती है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारा रिएक्टेंट होते हैं, ये सनलाइट जब क्लोरोफिल पे पड़ता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे साथ में मिलकर रिएक्ट करते हैं और हमें एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन देते हैं, ओके। तो प्लांट जो होती है हमारी, प्लांट में हमारा जो है ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्म है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही जो होता है वही प्लांट में क्यों बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे प्लांट में इसलिए बनते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंड ऐसा ये जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स अभी प्लांट में बना, लाइक ये आपका प्लांट है, ओके। ये आपकी रूट हो गई, रूट हो गई, ये रूट हेयर्स हो गए, ये आपका प्लांट है कोई भी, ठीक है। तो प्लांट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट बना, अब ये जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बना तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के द्वारा तुरंत जो है यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ओके। तो प्लांट जो है तुरंत कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं करेगा। अगर प्लांट, मान लीजिए प्लांट है आपका, प्लांट में ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्लांट के पास बहुत सारी एनर्जी है, देन वो फिर जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट से उसे एनर्जी मिल रही है अगर, तो वो ऑलरेडी उसके पास एनर्जी है, देन वो क्यों उसको यूटिलाइज करेगा दोबारा? तो जब उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है तो फिर इस कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगा, हमसे वेस्ट तो नहीं करेंगे, हम इसे बना रहे तो हम इसे वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होता है? तो प्लांट के अंदर, ओके लेट मी रेज इट, जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो हमारा प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट फ्लोएम के थ्रू, वो हमारा सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन प्लांट्स, इन प्लांट्स
carbohydrates stored in the form of starch, okay, whereas it transport through the phloem in the form of सुक्रोज, ओके। सो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सो ये आपका लीफ का डायग्राम है, ये लीफ के डायग्राम है, लीफ की ये आपकी साइड जो ये मार्जिन्स होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, मार्जिन्स होती है। एंड ये भी आपके मार्जिन्स हो गए, साइड के ये लीफ के मार्जिन्स हो गए। ये लीफ की टिप होती है, ओके। एंड ये जो बीच में आपकी लाइन गई हुई है इसे हम बोलते हैं मिडरिब, ओके। ये जो हमारी बीच की लाइन है इसे हम बोलते हैं मिडरिब, ओके। एंड फिर जो ये पतली पतली आपकी लाइंस गई हुई है, ये पतली पतली जो लीफ में लाइंस जाती हैं इसे हम बोलते हैं वेन। एंड जो ये आपका ग्रीनेस्ट पार्ट है लीफ का वेन्स के बीच में, इसे हम लैमिना बोलते हैं, ठीक है। ना जैसा कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है हमारा थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ईच जो है एक थाइलाकॉइड्स जो है एक के ऊपर ऐसे करके थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है साथ में मिलकर हमारा क्या बनाता है, ग्रैनम, ओके। ये हमारे साथ में मिलकर ग्रैना बनाते हैं। थैलाकॉइड के अंदर की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, एंड जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर की मैट्रिक्स होती है उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ओके। ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर की मैट्रिक्स हो गई, इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ओके। नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो फिर जो लीफ होती है हमारी, लीफ की एनाटॉमी क्या होती है, लीफ के अंदर जो होती है सबसे पहले इसकी अपर साइड पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है एंड इसके इनर साइड पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ओके। तो जो अपर साइड पे एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। तो क्यूटिकल का मेन रोल क्या होता है कि मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हमारा जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस जो होता है, तो वैक्सी क्यूटिकल्स जो होते हैं ऐसे वाटर के लॉस को बचाते भी हैं कभी कभी, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें एक्सेस वाटर जो है लॉस हो रहा है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, प्लांट की लीव्स के थ्रू, तो जो वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं वो एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है, एंड ये एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। एयर स्पेसेस बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारा गैसेस को स्टोर करने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड हियर ये आपका स्टोमेटल पोर है, ये आपका स्टोमेटल पोर यहाँ लिख देती हूँ इरेज करके, ओके। ये आपका स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर, ये वो पोर है जहाँ से आपके गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड ये आपका गार्ड सेल रहा, स्टोमेटा में आपके गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका गार्ड सेल रहा, ओके। नाउ इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें 3 टाइप्स के इवेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं
वो जो है क्लोरोफिल के द्वारा उनमें सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। तो पहला इवेंट आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। द सेकंड वन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, जो आपकी लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो कन्वर्जन ऑफ light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। ओके, देन आपका रिडक्शन आता है थर्ड। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, उसका कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। रिएक्शन के थ्रू इसे हम समझते हैं। जैसे हमारा था 6CO2 प्लस 12H2O, ये रिएक्ट कर रहा था सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, ओके। यहाँ पे लिख लेते हैं H12O6 प्लस 6O2, ओके। तो इसे थोड़ा अलग कर देते हैं वरना सब एक ही में मिक्स हो जाएगा। इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं एब्जॉर्प्शन क्या है। पहले एब्जॉर्प्शन, जैसा कि हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि जो लाइट एनर्जी है, जो कि हमारी सनलाइट है, ये क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब ही तो हो रही है। ये हमारी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के द्वारा ये लाइट एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, ओके ओके। एंड देन conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा स्प्लिट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ओके। तभी तो हमें बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, जो रिडक्शन में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट्स व्हाई वी गेट our end products, that is glucose and oxygen, okay। now these steps need not take place one after other immediately। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद तुरंत जो है हमारा कन्वर्जन हो, उसके तुरंत बाद हमारा रिडक्शन का प्रोसेस हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड at night and prepare an intermediate, that is malic acid, which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डिजर्ट प्लांट होता है, डिजर्ट दैट इज हमारा जेरोफिटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जेरोफिटिक प्लांट। तो हमारे कैसे प्लांट्स होते हैं जेरोफिटिक प्लांट्स, मतलब अगर हम जेरोफिटिक वर्ड को ब्रेक करें तो उसका मतलब क्या होता है, जेरो मतलब ड्राई, फिटिक मतलब हमारा होता है प्लांट, ओके। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई प्लेस पे ग्रो करते हैं, या फिर ऐसे प्लेस पे, ड्राई प्लेस का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लेस पे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो हमारे जो डिजर्ट प्लांट होते हैं इसमें जो होता है हमारा स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन के टाइम पे क्लोज होता है, तो इसमें हम रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये प्लांट्स रात के टाइम पे ही लेते हैं। तो फिर इनमें कैसे होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो इनमें हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है कि बेसिकली इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा रात में प्लांट के अंदर इनटेक होता है, एंड दिन में जब सनलाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर, जो क्लोरोफिल के ऊपर, प्लांट के लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल के ऊपर जब सनलाइट दिन में पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हुआ है वो
जो है रिएक्ट करेगा एंड हमारा फूड का प्रोडक्शन कराएगा. ओके, सो नाउ हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कैसे करते हैं. प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो प्लांट्स हमारे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स के अंदर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होती है. ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, जो कि स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करती है. ओके, तो ये हमारा हो गया स्टोमेटा. स्टोमेटा में ये हमारा सबसे बाहर का पार्ट है स्टोमेटा का, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल. ओके, सब्सिडरी सब्सिडरी सेल. ये हमारा गार्ड सेल होता है. ठीक है, ये हमारा गार्ड सेल हो गया. गार्ड सेल की ये हमारी इनर वॉल होती है. इनर वॉल जो होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है एंड जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है. ओके, तो गार्ड सेल के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी एंड इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. ओके, ये हमारा ओपन स्टोमेटा, ये हमारा ओपन स्टोमेटा है एंड दिस वन इज आवर क्लोज स्टोमेटा. ओके, सो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होता है. स्टोमेटा हमारा ओपन एंड क्लोज कैसे होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है. सो जब हमारा जो है गार्ड सेल है इसमें जब वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो स्टोमेटा है वो फूल के ओपन हो जाता है. वेर एज जब हमारा जो ये वाटर है, वाटर अगर बाहर निकल जाए देन वाटर के बाहर निकलने से जो गार्ड सेल है वो श्रिंक कर जाएगा. क्या हो जाएगा, गार्ड सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा और गार्ड सेल के श्रिंक करने की वजह से जो स्टोमेटा हमारी क्लोज हो जाती है. ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का. अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा की, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो मेन फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा की. पहला हो गया हमारा गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज में हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं. तो इनटेक क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज दैट इज इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड and release of oxygen. एंड सेकेंड फंक्शन हमारा क्या होता है, स्टोमेटा हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं प्लांट्स में. सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ओके, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, लॉस ऑफ excess water from the aerial parts of the plant. okay, सो मेन फंक्शन क्या होता है हमारे स्टोमेटा के. सबसे पहला होता है कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. गैस कौन से गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट लेता है एंड ऑक्सीजन हमारा जो है प्लांट रिलीज करता है. ओके, एंड सेकंड फंक्शन क्या होता है, सेकंड फंक्शन जो होता है ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है जो एक्सेस वाटर होते हैं हमारे प्लांट के अंदर उसको बाहर निकालना. ओके, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके, नाउ what is heterotropic nutrition. heterotropic nutrition क्या होती है, so heterotropic basically heterotropic nutrition is made up of nutrition in which organism is unable to prepare its food and hence depend upon plants or other organism for nutrition. जैसा कि हमने इसके पहले की स्लाइड्स पे देखा था, heterotropic मतलब hetero का मतलब हमारा था other. okay, hetero का मतलब था हमारा other and tropic means nourishing. तो ये ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं
वो खुद से खुद की बॉडी को नरिश नहीं कर सकते, वो दूसरे प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अनेबल होते हैं टू प्रिपेयर इट्स फूड, मतलब खुद से अपना फूड वो नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं अपन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारा बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे होलोजोइक, सॉरी सबसे पहले हम पैरासिटिक देखते हैं, पैरासिटिक एंड देन सैप्रोट्रॉपिक एंड देन होलोजोइक, ओके। तो पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, ओके। सो ऑर्गेनिजम्स derive its food from the body of living organism, okay. Without killing it, the most important line is without killing it। इसका मतलब क्या होगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना फूड जो है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से लेते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारे बिना, ऐसा नहीं है, पैरासिटिक का मतलब कोई जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाएंगे, उसके बॉडी पे अटैच होंगे, उनसे न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो उस ऑर्गेनिजम्स को मारेंगे नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया, जैसे राउंड वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स, ओके। ये जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं एंड हमारे गट से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड अगर हम प्लांट्स में बात करें पैरासिटिक प्लांट की, तो प्लांट्स में हमारी जो होती है कस्कुटा, हमारी कस्कुटा होती है इन प्लांट्स। जो हमारी कस्कुटा होती है इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई ये अपना जो है फूड जो है अब्जॉर्ब करता है, बाय फूड को इनटेक करता है दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होकर, ठीक है। सेप्रोट्रोपिक क्या होती है, सेप्रोट्रोपिक, सेप्रो मतलब क्या होता है, सेप्रो मतलब होता है डिकेइंग, डिकेइंग, ट्रोपिक मीन्स नरिशिंग और फीडिंग, नरिशिंग और फीडिंग, ओके। तो organisms obtain its food from decaying organic matter of dead plants, animals and rotten bread etc। इसका मतलब क्या हुआ, सेप्रोट्रोपिक क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स से, ठीक है, अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं, ओके। फीडिंग, एक मिनट, फीडिंग, ओके, नरिशिंग और फीडिंग। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स which absorb, obtain, obtain its food from dead and decaying organic matter, okay।
तो सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको जो है पहले ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो फूड जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको अपनी बॉडी में लेने से पहले वो अपनी बॉडी के बाहर ही उसे उसका ब्रेक डाउन करते हैं बाई सम एंजाइम्स, ओके, सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू उसका पहले ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उसे सिंपलर फॉर्म में जो है उसका ब्रेक डाउन करके देन उसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में हमारा जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन और स्टार्च हो गया, प्रोटीन स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में जैसे अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज में, ठीक है, फिर उसे अपने बॉडी में वो अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक हमारा होता है ऐसे ऑर्गेन, होलोजोइक में जैसे कि हम आ गए, organisms take the complex organic food material into its body by the process of ingestion, and ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organisms। इसका मतलब क्या हुआ, पहले organisms takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion, the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organisms। ये पार्ट अलग कर देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, किसी और कलर से करते हैं, रेड से कर देते हैं। ओके, ओके, तो होलोजोइक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं बाय इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, देन जो इंजेस्टेड फूड है उसे डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर एंड अब्जॉर्ब करते हैं इनटू द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, देन इंजेस्टेड फूड जो होती है उसे डाइजेस्ट करते हैं एंड अब्जॉर्ब करते हैं इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, हम ह्यूमंस आ जाते हैं, और इसमें हमारा अमीबा भी आता है एंड पैरामीशियम। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे कि हमने अभी उसके बारे में देखा है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी हम बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा है हर्बीवोर्स, ओके, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हमारे हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स, एक मिनट,
ओके। हर्बीवोर्स हमारे वो होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स हमारे क्या होते हैं? कार्निवोर्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मीट को खाते हैं, ठीक है, दे ईट मीट। एंड हमारा ओमनीवोर्स ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स एंड मीट दोनों को खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है, जो कि दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स में हमारे एग्जांपल्स हो गए जैसे कि फॉर एग्जांपल काउ, रैबिट, गोट एंड हमारा कार्निवोर्स में एग्जांपल्स हो गए, कार्निवोर्स में लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एटसेट्रा, ओके। जो हमारा ओमनीवोर्स होते हैं इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले तो हम ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है, हम ह्यूमंस आ गए, क्रो आ गया हमारा, क्रो एंड डॉग, ओके। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप्स जो होते हैं हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में, हमारे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ओके। तो इंजेशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे इजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है। तो इंजेशन हमारा जो होता है ये द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, ओके। तो इंजेक्शन हमारा क्या होता है? बॉडी के अंदर जब हम फूड को लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। डाइजेशन क्या हो गया? डाइजेशन हमारा होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो हमने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया उसे हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन उसका कर देंगे, ठीक है। एंड सो लिख लेते हैं यहाँ पे, डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड into smaller components that can be absorbed into the blood stream, ओके। देन आएगा हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेशन, जो हमारे फूड जो डाइजेस्ट हुए हैं उसे एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ not digestion, absorption, okay, absorption, the process of absorption of digested food। assimilation, assimilation का था utilization of digested food for energy and for growth and repair, okay। utilization of digested food for growth and repair। and the last one is egestion। egestion क्या होता है? removing undigested food from the body। blood stream, ओके। सो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन कौन से हुए? इंजेशन, ओके, इंजेशन,
तो इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, फूड को बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो फूड है उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में उसका ब्रेक डाउन करना ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उसका एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। नाउ एसिमिलेशन क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जो फूड डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइजेशन करना। इजेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको बॉडी से निकालना, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड जो है उसे हमने यूटिलाइज कर लिया, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बचेंगे ना, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बच रहे हैं उसको जो है बॉडी से रिमूव कर देना हमारा इजेशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड में अमीबा के बारे में देखेंगे। अमीबा जो है फूड को कैसे ऑब्टेन करता है? तो बेसिकली अमीबा भी हमारा जो है फूड को ऑब्टेन करता है बाय द प्रोसेस, बाय द स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि अमीबा भी हमारा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म ही है। तो पहला हो गया इंजेशन, ओके, इंजेशन। डाइजेशन, absorption, assimilation, and egestion, ओके। तो अमीबा में भी जो है इंजेशन के थ्रू, विद द हेल्प इंजेशन के थ्रू जो है फूड जो है बॉडी के अंदर आती है अमीबा के। अमीबा देखो, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अमीबा हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये आपका अमीबा हो गया, लाइक यहाँ पे अमीबा, मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ, ये आपका अमीबा हो गया, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। और अमीबा पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि हम सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया, ओके। नाउ अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो इंजेशन के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले बॉडी के अंदर लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जो सूडोपोडिया होती है वो अमीबा को मूव करने में हेल्प करती है। तो सूडोपोडिया के हेल्प से जो है अमीबा जो है मूव करके फूड के पास जाएंगे, फूड पार्टिकल्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है, ये अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, तो सूडोपोडिया के थ्रू जो है अमीबा मूव करके फूड पार्टिकल्स के पास जाएगी। उसके बाद अमीबा जो इंसर्कल करती है फूड को एंड इनगल्फ कर लेगी फूड पार्टिकल्स को एंड फॉर्म कर वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फूड पार्ट लाइक मतलब ये आपका अमीबा है, अमीबा में ये आपका फूड पार्टिकल है। अमीबा जो है सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करके फूड पार्टिकल्स के पास गई। उसके बाद ये जो है फूड को जो है इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, फूड जो है नाउ ये इसके अंदर आएगा और एक वैक्यूल बना लेगा, वैक्यूल के अंदर इस फूड को इनगल्फ करके अमीबा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन, फूड वैक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिपर इनटू द सेल। जो फूड वैक्यूल है ये आपका फूड वैक्यूल बन रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में अगर देखें तो ये आपका फूड वैक्यूल बन रहा है। यहाँ पे फूड पार्टिकल जो है आपका फूड वैक्यूल के अंदर है और ये जो है आप पूरा अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आपका डीपर इनटू द सेल, ये आपका पूरा अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है ये फूड का, इसको ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर डालेगा, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है? फूड वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डिपर इनटू द सेल एंड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से जो लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, ओके। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है अमीबा में? देन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं इनटू द सेल साइटोप्लाज्म बाय लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टिव फूड से वो एब्जॉर्ब होते हैं एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं उसे बिहाइंड छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन
इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। तो जो एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब किया डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब किया अमीबा ने, उससे एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल से अब जो है एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। द लास्ट इज इजेशन, सॉरी इजेशन। इजेशन क्या? इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उनका एक्सक्रीशन करना ही इजेशन कहलाता है। सो इन अमीबा दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अमीबा में कैसे होता है दिस प्रोसेस? इज डन बाय द rupturing the cell membrane, okay, to remove the undigested food material from its body. तो बेसिकली जो अमीबा होता है हमारा, लाइक जैसे हमारे पास माउथ होती है एंड देन एनस से हम फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालते हैं, बट जो अमीबा होता है हमारा, इसके पास कोई माउथ नहीं होता। ये कहीं से भी फूड को इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। फूड पार्टिकल है उसको ये कहीं से भी इनगल्फ कर लेगा एंड कहीं से भी इसका सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर करेगा एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो अमीबा में बाहर निकल जाती है, ओके। नाउ पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम में हमारा सिर्फ पैरामीशियम और अमीबा में हमारा मेन डिफरेंस क्या है? पैरामीशियम और अमीबा में मेन डिफरेंस यही है कि जो हमारा पैरामीशियम होता है, ये है जैसे हमारा अमीबा हो गया, ठीक है। फिर से बना देते हैं इसे, ओके। ये हमारा अमीबा हो गया और ये हमारा पैरामीशियम। तो अमीबा में जो होता है सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वेराज जो पैरामीशियम होती है इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पैरामीशियम में हमारा सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है अमीबा और पैरामीशियम में, कि जो पैरामीशियम होती है इसमें इसकी माउथ भी होती है एंड एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जो कि एनल पोर होता है, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलते हैं। माउथ होती है जहाँ से ये इनगल्फ करते हैं फूड को, और एनल पोर होती है जहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो पैरामीशियम जो हमारा पैरामीशियम भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। और जो सेल है हैज अ डेफिनेट shape and food is taken in at a specific spot, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक स्पॉट से फूड जो है अंदर लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ओरल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि बताया इनके पास माउथ प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं बेसिकली इनके पास माउथ प्रेजेंट होता है जहाँ से ये फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। एंड ये जो है मूव करते हैं सिलिया के थ्रू। अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट था एंड पैरामीशियम में सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इनके जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं दे एक्सक्रीट undigested food by a specific spot, that is anal pore, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनल पोर, ओके ओके। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो ह्यूमन बींग जो हमारे ह्यूमन बींग, तो इनमें इंटायर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होती है जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
इंटायर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होती है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आते हैं। एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक मतलब लाइक कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक कर देना छोटे छोटे, ठीक है, जैसे काट के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, ये हमारा हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। तो 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है पहले देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। मेन 2 टाइप्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन को इनटेक करने में, डाइजेशन करने में। ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल हमारी अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है विच कंटेन ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस। ओके, एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जिसके थ्रू जो कंटेन करती है ऑर्गन्स, जिसके थ्रू जो है फूड एक्चुअली पास, मतलब जो हम फूड जो हम खाते हैं जिसके थ्रू वो फूड एक्चुअली पास होती है, ठीक है, उसमें डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हमारा ओसोफिगस आ जाता है। एसोफिगस हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप। फिर हमारा स्टोमक आता है, ठीक है, इसमें हमारा इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है एंड एक्सेट्रा। एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं? एसेसरी ऑर्गन ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड पासेस थ्रू देम। ओके, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्री कैनाल ये ऐसा कैनाल है जिसके थ्रू जो है जो हमारे फूड के डाइजेशन में तो हेल्प करता है, बट इसके थ्रू जो फूड हमारी जो है ट्रांसपोर्ट भी होती है, ठीक है, फूड इसके थ्रू होके हमारी जाती भी है। और जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं ये भी डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं, बट जो हमारा फूड है वो इनके थ्रू पास नहीं होता। ओके, तो इसमें हमारा आता है लिवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें डायग्राम में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके, सो हमारा जो माउथ है, माउथ के थ्रू हमारे एसोफेगस से होते हुए फूड हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक से होते हुए देन हमारी फूड जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद, कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली मेन इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो वाटर, एक्सेस वाटर अगर कोई भी प्रेजेंट है हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें, तो उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं फूड हमारा जो है माउथ, सबसे पहले हम खाने को खाते हैं तो मुंह में ही डालते हैं ना, खाना हमारा माउथ में जाता है, जैसे हम बकल, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो माउथ के पार्ट्स देख लेते हैं। माउथ में हमारी लिप्स होती हैं, ठीक है, गम्स होती है। गम्स क्या होती है? हमारी जो दांत के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे गम्स होते हैं। फिर हमारी ये टीथ हो गए, ठीक है, ये ऊपर का जो हमारा लेयर है हार्ड हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट, ये अल्वा हमारे, जब आप अपने माउथ को पूरी तरीके से ओपन करोगे तो आपको दिखेगा अल्वा प्रेजेंट होता है। ओके, हमारी टंग प्रेजेंट होती है। तो हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे टीथ फूड के ब्रेक डाउन में हमारी हेल्प करते हैं, फूड को हमारे उसको क्रस्ट करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे टीथ जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे कि हमारा इंसीजर हो गया, कैनाइन्स हो गया, प्री मोलर्स हो गया, एंड जो हमारे सबसे पीछे वाले टीथ होती है उसे हम मोलर्स बोलते हैं। ओके, तो सब माउथ में हमारा फूड जो डाइजेस्ट कैसे होता है? तो सबसे पहले फूड जो इंजेस्टेड होती है हमारी माउथ में, उसके बाद क्रस्ट एंड च्यूड होती है विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ के हेल्प से हम इसे क्रस्ट करते हैं एंड च्यूड करते हैं, च्यूड मतलब चबाना। फिर वेटेड होती है विद द सलाइवा, जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होती है, तो सलाइवा के थ्रू ये वेटेड होती है टू मेक इट्स पैसेस स्मूथ। ओके, फिर मिक्सड होती है विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, जो हमारी टंग होती है उसके हेल्प से सलाइवा के साथ मिक्स होती है, ठीक है। तो सलाइवा जो होती है, सलाइवा हमारा आता कहाँ से? सलाइवा जो होती है हमारी, जैसे सलाइवा है, सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड से आती है, ठीक है। एंड इस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेक करती है, इट ब्रेक
breakdown of starch in carbohydrates. Okay. ये स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स में. ओके. और सलाइवा जो होती है हमारी, उसमें एंटीबायोटिक्स भी होती है जो कि जर्म्स को किल करती है. ठीक है. तो सलाइवा हमारी जो है हेल्प करती है फूड के फूड को, वही जैसे हमारे टीथ होते हैं वो क्रस और च्यूड में हेल्प करते हैं, वैसे हमारा जो सलाइवा है वो फूड को जो है वेट कर देगी एंड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ. और जो ये हमारे मस्कुलर टंग के थ्रू जो है सलाइवा से हमारी फूड जो होती है मिक्स भी होती है मस्कुलर टंग्स की हेल्प से. तो सलाइवा में जो है सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेक डाउन करती है स्टार्च की कार्बोहाइड्रेट्स में. एंड जो प्रोसेस होती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. जो हमारी टीथ है, जो हमारी ये टीथ है, इसकी हेल्प से जो फूड का हम ब्रेक डाउन करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिफिकेशन. सॉरी, मैस्टिकेशन, नॉट मैस्टिफिकेशन, मैस्टिकेशन. ओके. सो बेसिकली हम माउथ के अंदर हम फूड को लेते हैं. फूड जो होती है हमारी वो इंजेस्टेड होती है माउथ में, देन वो टीथ की हेल्प से क्रस्ड एंड च्यूड करते हैं, फिर वेटेड विद सलाइवा टू मेक इट पैसेज स्मूथ एंड सलाइवा के साथ मिक्स्ड होती है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग. ओके. नाउ हियर अगर जो हमारे टीथ होती है, जो हमारी टीथ होती है हमारे लिए ब्रश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे पेट के अंदर तो वो जा रहा है और इसके साथ साथ हमें ब्रश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हमें ब्रश करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी टीथ होती है ये, अगर हम ब्रश ना करें तो हमारे टीथ पे एक ऐसा कोटिंग टाइप की ऐसे हमें प्रेजेंट दिखेगी, कोटिंग टाइप की, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, इस कोट को हम बोलते हैं प्लेग. ओके. जैसे हमारे टीथ पे अगर ये कोट प्रेजेंट हो गई, ये हमारी टीथ है, यहाँ पे ये हमारी टीथ है, इस पे अगर कोट प्रेजेंट हो गई तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेग. ठीक है. और हमारा ये जो फूड है, फूड का हम ब्रेक डाउन करके हम अपने बॉडी के अंदर भेज देते हैं. लेकिन अगर फूड के कोई भी पार्टिकल्स हमारे माउथ में रिमेनिंग हो गए, ठीक है, बच गया अगर कोई भी ऐसे पार्टिकल्स, लाइक कभी कभी होता है ना कि हमारे माउथ के अंदर कुछ फूड्स जो है ऐसे दांतों में फंसे रहते हैं, अगर हम उसे प्रॉपर ब्रश ना करें तो फिर वो काफ़ी दिनों तक हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट रहेंगे. तो हमारे माउथ के अंदर जब काफ़ी दिनों तक फूड प्रेजेंट रहते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे डेंटल कैरीज हो जाती हैं. डेंटल कैरीज मतलब वही बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे दांत हमारा सड़ना शुरू हो जाता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ऐसे होता है कि हमारे माउथ में हमारे दांतों के बीच में फूड रह जाता है तो वह उससे हमें डेंटल कैरीज हो जाती है. ओके. दैट्स वाई हमें ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. सो नाउ ओके, अब हमारा माउथ पे हमने फूड का ब्रेक डाउन किया, उसे क्रस्ट किया एंड ऑल. सो अब माउथ से हमारा फूड जो हमारा इसोफेगस में जा रहा है. इसोफेगस हमारी क्या होती है, फूड पाइप है हमारी. सो माउथ से हमारा फूड कहाँ जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है. तो फूड ट्रेवल्स डाउनवर्ड ड्यू टू rhythmic muscle contraction and relaxation, a process referred to as peristaltic movement. मतलब जो हमारी माउथ से हमारा जो है फूड पाइप से होते हुए हमारा जो है ये फूड जाएगा स्टोमक में. तो स्टोमक तक ये फूड जाता कैसे है, स्टोमक तक हमारे माउथ से ये स्टोमक तक फूड पाइप से होते हुए जो फूड जाता है वो कैसे जाता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है. तो जैसे कि हमारे ये पाइप है तो हमारे फूड पाइप में ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. माउथ से हमारे फूड को स्टोमक तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी. ठीक है. तो हमारा जो ये फूड है, अब हम इसे हमारे माउथ से फूड जो है हमारा, ये हमारा फूड फूड पार्टिकल है, अब ये हमारे माउथ से जब हमारे उसोफेगस में आता है, ठीक है, हमारे इसोफेगस में जब आता है तो यहाँ से हम इसे क्या बोलते हैं, इस पार्टिकल्स को, लाइक हमारा ये फूड पाइप में आ गया, अब यहाँ से हम इसे क्या बोलते हैं, बोलस. ओके. वेट, माउथ में था हम इसे फूड बोल रहे थे, ठीक है, अब यहाँ से हम इसको बोलेंगे बोलस. ओके. नाउ
अब हमारा जो फूड है ये हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक हमारा क्या होता है, स्टमक जो हमारा क्या होता है, ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ये आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ऐसे जे शेप का ऑर्गन होता है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारा, ठीक है। ऐसे वाइडेस्ट पार्ट मतलब ये हमारा वाइडेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर थ्री मेन इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हमारा ये अब जो हमारा ये स्टमक होता है इसमें हमारा प्रेजेंट होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड पेप्सिन प्रेजेंट होती है एंड म्यूकस प्रेजेंट होती है। तो HCl क्या करता है, HCl तो अगर फूड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको किल करेगा, ठीक है। सबसे पहला रोल इसका, अगर जो हम फूड हमारा जो बोलस है, जैसे अब हम बोलस बोल रहे हैं, जो फूड फाइव के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक में आ रहा है, तो उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे वो मारेगा एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम ऑफ पीएच अबाउट टू फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। पहले देखते हैं पेप्सिन क्या होती है। दिस एंजाइम डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ओके। तो पेप्सिन क्या होती है, ये जो प्रोटीन की डाइजेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ पेप्सिन, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करके डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। देन म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ HCl। तो ये म्यूकस जो होता है स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ HCl। मतलब जैसे ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर ये आपके पूरे यहाँ पे HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो, जब ये एसिड फॉर्म में है तो एसिड आपके स्टमक के वॉल को जो है डिस्ट्रॉय भी तो कर सकता है ना। तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि स्टमक के वॉल को डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए यहाँ पे हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टमक के वॉल पे हमारा यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिससे कि हमारे स्टमक का वॉल जो है वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। एंड पेप्सिन, पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ दिस peristaltic movement of food pipe pushes the slightly digested food, that is bolus, into the stomach। वही जो हमने अभी बात की थी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है फूड पाइप से हमारा बोलस जो है वो स्टमक तक आता है, ओके। नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टमक फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कि हमारा स्टमक हुआ, स्टमक से होते हुए हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है, ओके। 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो स्टमक था वो वाइडेस्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। एंड तो फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसलिए कहते हैं कि लाइक ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी जो डायामीटर होती है ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। इस वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इट इज क्वाइल्ड इन अ स्मॉल स्पेस, ये एक छोटे से स्पेस में क्वाइल्ड होती है। मेन साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, मेन साइट होती है डाइजेशन की। रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, ओके। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पे जो मेन डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एंड कुछ सेक्रेशंस जो होती है लीवर से एंड पैनक्रियाज से, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, जो कि फूड के डाइजेशन, फूड दैट इज बोलस के डाइजेशन में हेल्प करती है, ओके। तो लीवर हमारा कैसे हेल्प करता है, लीवर जो होता है सिक्रीट करेगा, लीवर जो हमारा लीवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, ओके। सिक्रीट्स बाइल जूस, ओके। तो हमारा जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करेगा। बाइल जूस जो है वो हमारा हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, मतलब जो फैट होती है उसको फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में उसका ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ओके। एंड पैनक्रियाज कैसे हेल्प करती है, पैनक्रियाज जो होती है ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करती है, जो जैसे कि अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है ये फूड बोलस के हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे देखेंगे लीवर, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस,
इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन लीवर। ठीक है, ये ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि लीवर में बनता है, बट इट इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लीवर है, लीवर में हमारा बाइल जूस बना लीवर में, ठीक है, हमारा जो बाइल जूस है ये बना लीवर में, बट ये स्टोर होता है जाके गाल ब्लैडर में। ओके, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द मीडियम बेसिक एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, अभी तक हमारा जो है स्टोमक के अंदर हमारा जो एसिडिक मीडियम था, अब ये जो होते हैं लीवर्स के जो बाइल जूस होता है, ये मीडियम को बेसिक करने में हेल्प, बेसिक करते हैं। ठीक है, एसिड जो एसिडिक फॉर्म से इसको बेसिक में कन्वर्ट करते हैं, एंड ये फैट के एमल्सिफिकेशन मतलब फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फैट का ब्रेक डाउन, वही फैट है, फैट से फैटी एसिड में इसको इसका ब्रेक डाउन कर देंगे, फैटी एसिड। Pancreas क्या lies parallel to and beneath the stomach, contain digestive enzymes, pancreatic, amylase, trypsin, lipase। then amylase क्या करता है, amylase जो होता है हमारा स्टार्च जो होती है, ठीक है, amylase क्या करेगा, amylase जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, स्टार्च का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा। एंड ट्रिप्सिन क्या करती है, ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड, बेसिकली ट्रिप्सिन हमारी जो फैट होती है, फैट को हमारी फैट का ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड में। ठीक है, फैट उसका ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड में। एंड हमारे लाइपेज क्या करता है, लाइपेज, लाइपेज जो है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ट्रिप्सिन नहीं करता, ये लाइपेज करता है। ओके, ट्रिप्सिन नहीं करता, लाइपेज करता है, लाइपेज, लाइपेज जो है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो हमारे प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देगा अमीनो एसिड में। ओके, ठीक है, नाउ intestinal gland, intestinal gland, the walls of the small intestine contain numerous glands that secrete intestinal juice to break down fat, carbohydrate and even protein। so basically इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो कुछ इंटेस्टाइनल जूस जो है सेक्रीट करती है। ठीक है, जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, तो जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो लीवर, पैनक्रियाज हो गया एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गए, ये सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, लीवर कैसे करता है, बाइल जूस का सेक्रेशन करके करता है। एंड पैनक्रियाज कैसे करता है, पैनक्रियाज भी जो है हमारे से अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन के थ्रू जो है हेल्प करता है। एंड देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड कैसे करता है, इंटेस्टाइनल जूस जो है सेक्रीट करके करता है। ओके, नाउ अब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट तो हो गया, अब वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, या जो हमारा फूड है, मतलब हमारा जो बोलस था जो कि डाइजेस्ट हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये एब्जॉर्ब भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम बोलते हैं विलाई। ओके, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एंड हेल्प करती है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एज वेल। ओके, तो ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो विलाई जो होती है, विलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, या यहाँ पे डायग्राम में देखिए, विलाई जो इसके अंदर ये कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, जो कैपिलरीज होती है इनके पीछे जो होती है ब्लड, जो कैपिलरीज होती हैं इनके पीछे जो होती है ब्लड, ब्लड की नसें होती हैं। ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, खाने को बॉडी सेल में ले जाती है। ठीक है, जो मतलब फूड जो डाइजेस्ट हुआ है अब ये उसको एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी सेल में लेके जाएंगे। मतलब ये विलाई है, विलाई के अंदर ये कैपिलरीज प्रेजेंट है। अब ये कैपिलरीज जो है, बेसिकली कैपिलरीज जो होती हैं ये एब्जॉर्ब करेंगी
फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी तक पहुंचाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जो ब्लड स्ट्रीम होती है उनके थ्रू पूरी बॉडी तक पहुंचा देंगे, ठीक है। नाउ अब जो एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है बेसिकली एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड रिमेनिंग absorbable nutrients from the food before sending the indigestible matter to the rectum। तो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि ये जो वाटर होती है, लाइक जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था इस वो जो है हमारा विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो पार्टिकल्स बचे, जो वेस्ट पार्टिकल्स बोल सकते हैं जो बचे, उससे जो उसमें जो वाटर्स होती है उनको एब्जॉर्ब करना, और जो जो रिमेनिंग एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स होती है, अगर कुछ रिमेनिंग बच गया है तो उसको जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फूड से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड उसके बाद उसको जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो फिर वो होता है उसको रेक्टम के पास भेज देता है, एंड बाद में वो हमारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके पार्ट्स होते हैं ये जैसा हमारा हो गया सीसम होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीसम, एंड देन कॉलोन होती है, देन रेक्टम होती है, ये हमारा रेक्टम हो गया, ओके, रेक्टम हो गया, देन ये हमारा एनस हो गया। सीसम क्या होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड मूव थ्रू दी सीसम इनटू द कोलॉन। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होती है सीसम के थ्रू जो है हमारा, यहाँ पे हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे सीसम से होते हुए हमारा जो है फूड कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन में जाता है, असेंडिंग कोलॉन से होते हुए ट्रांसफर कोलॉन में जाएगा, ट्रांसफर कोलॉन से होते हुए डिसेंडिंग कोलॉन में हो जाएगा, देन रेक्टम में जाएगा, रेक्टम डिसेंडिंग कोलॉन से होते हुए सिग्मोइड कोलॉन में जाएगा, देन रेक्टम में जाएगा। रेक्टम सर्व एज टेम्पोरेरी स्टोरेज साइट फॉर अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी होती है उसकी टेम्पोरेरी स्टोरेज साइट होती है, ठीक है। तो एनस, फिर उसके बाद एनस के थ्रू हमारा जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड ये बाद में बाहर निकल जाता है। तो एनस इट इज़ द एंड पॉइंट टू आवर एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का एंड पॉइंट होती है। इट हेल्प्स इन द एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर आने में हेल्प करती है। दे आर एडेड बाई एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ओके। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंड जो एनस होती है यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल, लाइक यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जो कि इसको हेल्प करती है, ठीक है। फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है इसको बाहर आने में हेल्प करती है। जैसे हमारा यहाँ पे इंटरनल जो हो गया स्फिंक्टर हो गया, ये जो है फूड को यहाँ पे रोके रहेगी, ठीक है। ये फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको यहाँ पे रोके रहती है। देन यहाँ पे हमारा इंटरनल आता है, फिर सॉरी एक्सटर्नल आता है, फिर यहाँ से ये फूड मूव करके एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक जाता है, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर से हमारा एनस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है, ओके। So why do herbivores have longer small intestine than carnivores? Why do herbivores have longer small intestine than carnivores? तो herbivores जो होते हैं हमारे, herbivores बेसिकली जो है ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है, सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो है मीट खाते हैं, तो मीट जो है हमारा वो ईजिली जो है डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेरिजन टू प्लांट्स, ओके। तो प्लांट पे हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो सेलुलोज जो है डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है। और मीट जो है वो ईजियर होता है टू डाइजेस्ट, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गर होता है हमारे हर्बीवोर्स में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हर्बीवोर्स eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Okay, and meat is easier to digest.
hence carnivores have a shorter small intestine. Okay, सो हमने जो ह्यूमन बीइंग में जो हमने फूड न्यूट्रिशन देखा उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तो कैसे हो रहा था. सबसे पहले हम माउथ में फूड को लेते हैं. माउथ में हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, माउथ में हमारे फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से देखते हैं. ठीक है, माउथ में हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है जो कि जिसमें सलाइवा भी हेल्प करती है, हमारे टीथ हेल्प करते हैं उसको क्रच करने में, च्यू करने में. फिर वहाँ से हमारा ये बोलस में जाता है, सॉरी हमारे फूड पाइप में जाता है, इसे इसोफेगस बोलते हैं. तो यहाँ से इसे हम बोलस बोलते हैं. ओके, तो नाउ ये जो हमारा इसोफेगस है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि फूड को स्टोमक तक पहुँचाने में हेल्प करती है. स्टोमक जो होती है, स्टोमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, पेप्सिन होती है, म्यूकस होती है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है. ठीक है, फिर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है यहीं पे हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, उसके बाद फिर डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है एंड देन हमारा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का, जो कि विलाई के थ्रू होता है. जो विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में हमारा फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है. ओके, एंड उसके बाद फिर जो हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे हम इसे ये भी बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड जो है यहाँ पे हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो रिमेनिंग कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा. एंड देन जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट जो बचता है हमारा, वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है. एंड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, चाइन भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे हमारा फूड माउथ से हमारा फूड जो है जब हमारा एसोफेगस में जाता है तो उसे हम वहाँ से बोलस बोलते हैं. तो जैसे ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ से हम इसे फूड पार्टिकल को, जो जिसे हम अभी तक बोलस बोल रहे थे उसे अब हम चाइम बोलते हैं. ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.